हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों से एक लेटेस्ट न्यूज़ शेयर करूंगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये पॉलिसी क्या है, क्या इसके मायने हैं और ये आखिर क्यों लानी पड़ी बात, ठीक है। तो हम इसमें आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये कोई आपके सिलेबस से रिगार्डिंग नहीं है कि इस पर कोई पेपर होगा, कुछ भी होगा। एक ही न्यूज़ है, एक ये रिफॉर्म आप बोल सकते हैं जो बहुत दिनों से ज़रूरी था एजुकेशन सेक्टर में, वो किया गया है। तो वेलकम स्टेप है ये। तो मैं सोचा कि इस पर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, आप लोग को इन्फॉर्म किया जाए, आप लोग को अपडेट किया जाए कि आखिर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या। तो हम इसमें बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ बहुत, लेकिन एक ओवरव्यू लेंगे कि आखिर ये क्यों लानी पड़ी और इसमें मेजर चेंजेस क्या हुए हैं, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो हमारे एजुकेशन सेक्टर, जो भी हम पढ़ाई लिखाई का जो भी हमारे जिस मिनिस्ट्री से संबंध होता था, उसको हम बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे, MHRD मिनिस्ट्री। तो इसका नाम ही बदल दिया गया अब इसका नाम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, सपोज करिए ये आ सकता है, ठीक है। कभी हाल ही में मिनिस्ट्री का नाम चेंज हुआ है तो क्या हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी इस वीडियो का कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई पेपर होगा, ठीक है। ये एक अपडेट है आपको देने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि एजुकेशन पॉलिसी है क्या, ठीक है। एक न्यूज़ है, बस आप सुनिए, समझिए और थोड़ा कंसंट्रेट करिए इन चीज़ों पे। हमें पहले तो ये समझना है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है तो क्यों आई, इसके मायने क्या थे और इतनी लेट क्यों आई, क्यों ज़रूरी था, हमें पहले ये समझना चाहिए। देखिए, हमारे देश का, आप तो चाहे कहीं कुछ भी कहिए, एक दुर्भाग्य हम इसको बोलेंगे कि जो हमारा मेन सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, ये हमें कभी भी प्रायोरिटी में नहीं रहा, ठीक। आप जो मिड डे मील देखते हैं, ये सब देखते हैं, ये कभी आप इसको प्रायोरिटी नहीं बोल सकते, ठीक है। ये बस एक क्या था कि एक धक्का दे के चलाई जा रही थी सिस्टम को, ठीक। मतलब एजुकेशन में कभी फोकस नहीं किया गया। चीज़ का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो हमारा GDP का जो अलॉटमेंट होता था एजुकेशन के लिए, वो कभी भी 3% से ज़्यादा नहीं हुआ। मैं एक रफ फिगर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं कहीं गलत हूँ तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ, कभी भी 3% GDP से ज़्यादा कभी इस पर खर्च नहीं हुआ। तो आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सेक्टर को कितना पीछे रखा गया है। आप सबसे लेटेस्ट एग्जांपल ले लो अपने नेबरिंग कंट्री भूटान का, वहाँ पे भी GDP का 7.5% खर्च होता है। GDP का वो 7.5% खर्च करते हैं अपने एजुकेशन सेक्टर में। आप यहाँ समझिए, जिम्बाब्वे जैसे कंट्री भी अपने GDP का 7% खर्च करती है, जबकि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ कितनी बैकवर्ड है। तो आप यहाँ से पता लगाइए और यहाँ से सोचिए कि हमारी एजुकेशन सिस्टम पे जो हमारी गवर्नमेंट्स होती थी, ठीक है, या फिर जो पॉलिसी मेकर होते थे, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ध्यान देते थे लेकिन किसी वजह से करते नहीं थे, और इसका सीधा इफेक्ट किस पे आता था, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब ये कर दिया गया कि जो हमारे ये था पहले, अब इसको बढ़ा के 6% ऑफ GDP कर दिया गया, ठीक है, जो एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। क्यों वेलकम स्टेप है, क्योंकि जब GDP का 6% करेंगे, अब GDP जैसे मान लीजिए हमारी है $2.8 ट्रिलियन, कितनी है, $2.8 ट्रिलियन। तो यदि आप इसका 6% निकालेंगे तो एक ठीक ठाक अमाउंट है जो हमारे एजुकेशन सेक्टर में कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ये हमें बहुत ज़रूरी था, ठीक है। क्यों ज़रूरी था, क्योंकि आप देख रहे होंगे एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें क्या बात की गई थी कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स निकल रहे, बेरोजगारी है नो डाउट हमारे देश में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, लेकिन और आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, जो पास आउट होते हैं इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम से आप ले लो, ठीक है, उनमें स्किल की बहुत कमी है, ठीक है। वो पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जब स्किल की बात आती है, वर्किंग की बात आती है, तो उनमें वो स्किल नहीं होता, ठीक है। वन नाइट फाइट करके हमारे देश में एग्ज़ाम क्लियर किए जाते हैं, और ये बिटर ट्रूथ है हमारे देश की एजुकेशन का, ठीक है। तो इस पर रिफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरत थी हमें, ठीक है, और इसमें कुछ चेंजेस लाने ज़रूरत थी। ये चेंजेस हमें बहुत पहले ला लेने चाहिए थे, पर देर आए दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये आई है 34 लॉन्ग ईयर के बाद। मतलब इसके पहले जो हमारी लास्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो आई थी 1986 में। तब की गवर्नमेंट, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, उसके बाद डायरेक्ट अभी आई है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारी थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ओवरऑल कौन सी है, थर्ड है।
तो थोड़ा इसके बैकग्राउंड पे बात करते हैं। देखिए, हमारे देश में सबसे पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आई थी 1968। कब आई थी? 1968, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लाए, ठीक है। तो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। इसके बाद नेक्स्ट आई हमारी 1986 में, ठीक है, जिसका कुछ माइनर चेंज करके 1992 में इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन ये फुल फ्लेज नहीं थी, ठीक है। तो वो 1986 का ही यूज़ करके इसको किया गया था, और लास्ट में अभी आई 2020 में, जो अभी कल आई है। तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन ये पॉलिसीज़ जब आई हैं, इसमें हमेशा एक चीज़ का इग्नोर किया गया, हमेशा एक चीज़ को इग्नोर किया गया। क्या इग्नोर किया गया है? एक कमेटी बनी थी 1966 के अप्रॉक्स टाइम में बनी थी एक कमेटी, जिसका नाम था कोठारी कमेटी। इनकी क्या रिकमेंडेशन थी? इनकी रिकमेंडेशन ये थी, जो रिकमेंडेशन और इसके अलावा की वो तो इम्प्लीमेंट हो गई, लेकिन की मेन जो रिकमेंडेशन थी कि इंडिया को 6% जीडीपी का अपने एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जितनी लार्ज हमारी पॉपुलेशन है उसको अच्छा एजुकेशन देने के लिए टू इंटरनेशनल बेंचमार्क यदि हमें बनाना है अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, ताकि कम्पिटिट कर पाए। नो डाउट आज भी हम लोग कम्पिटिट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप सोचिए तब की केस है जब हम 3% पे रहते थे, ठीक है। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, ये गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। इस गवर्नमेंट डेटा का जो ड्राफ्ट पॉलिसी है वो मैं लिंक में दे दूंगा, आप उसको आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे हम ओवरव्यू देख रहे हैं एक्चुअल में हुआ क्या है। तो जो रिकमेंडेशन आया था, उन्होंने दिया था 6% इंडिया को अपने जीडीपी का एजुकेशन में खर्च करना चाहिए, लेकिन इंडिया ने कभी भी 6% अपने जीडीपी का खर्च नहीं किया। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कभी नहीं किया वो। अब जाकर 2020 में, तो सोचिए 1966 में इन्होंने 1966 में रिकमेंडेशन दे दी गई थी, ठीक है। मतलब कितना पुराना रिकमेंडेशन था जो आज जाकर 2020 में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की पॉलिसी कहाँ पे जा रही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम एजुकेशन सेक्टर में नो डाउट बहुत पीछे हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ होता है हमारे देश में गिने चुने लोगों को ही मिला हुआ है, ठीक। क्यों हमेशा यूरोपियन कंट्रीज़ वालों को ही मिलता है? हाँ, क्यों एशियन कंट्रीज़ में बहुत कम मिलता है? इसलिए तो इंडिया क्यों कम मिलते हैं? कारण है एजुकेशन। हमारे यहाँ कभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया। ये एक बिटर ट्रूथ है, आप माने या ना माने। बात करने के लिए आप कुछ भी बात कर सकते हैं, ठीक है, आप फेसबुक में कुछ भी ज्ञान दे सकते हैं, ठीक, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम पे कुछ नहीं होता। यदि हो रहा होता तो आप भी लेटेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी चाइना बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सचेंज कर लेता है। तो वो क्यों कर ले? जब 1980 तक की बात करें तो इंडिया और चाइना एक ही पेज पे थे। मतलब ना, चाइना बहुत आगे नहीं था, लेकिन वो आगे क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने इस सब चीज़ों पे डेवलपमेंट किया। आप पढ़ेंगे तो चाइना अपने जीडीपी का लगभग 5% खर्च करता है। आप सोचेंगे इंडिया से तो कम खर्च करता है, नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है इंडिया से, ठीक है। अप्रॉक्स उनकी है $14 ट्रिलियन। कितनी है? 14। और हमारी कितनी है? अभी भी हमारी जो है ये डेटा $2.8 ट्रिलियन का है। मतलब यदि आप इसका 5% निकालेंगे तो काफ़ी बड़ी अमाउंट आती है, ठीक है, इसलिए काफ़ी आगे हैं हमसे। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आना बहुत ज़रूरी था हमारे देश के लिए, ठीक है, और हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए, ताकि कुछ रिफॉर्म ला सकें, ठीक है। बच्चे अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ देखें, ना को सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ अच्छे स्टेप लिए गए इसमें, जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो देखते हैं क्या क्या स्टेप लिए गए इसमें। सबसे अच्छा स्टेप तो ये लिया गया है कि अभी तक क्या होता था, जब आप अभी देखते होंगे बेसिकली 10th के बाद, ऐसा नहीं, पहले नहीं बोलूँगा मैं, 10th के बाद की बात करते हैं। तो क्या होता था अभी तक कि करिकुलर एक्टिविटी, जो एजुकेशन है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो स्पोर्ट्स या आर्ट का है, डांस का है, ये सब क्या आता है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आता है। इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था हमारे एजुकेशन सेक्टर में। अभी तक क्या होता था कि आप कितना पढ़ लिए, कितना रट लिए, इस पे आप जितने मार्क्स ला लिए वही आपका एडवांटेज होता था, ठीक है। तो अब ये सबको हटा दिया गया। जो डिफरेंस था ना करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का, इस सबको अब हटा दिया गया है। मतलब आप यदि स्पोर्ट्स में हैं, अच्छा खेलते हैं, आप अच्छा डांस करते हैं, अच्छी सिंगिंग करते हैं, ठीक, कुछ भी आप अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छा करते हैं, वो भी आपके एकेडमिक में काउंट होगा। तो ये बहुत अच्छे स्टेप है, ये होना चाहिए। दूसरी बात क्या थे, अभी तक क्या होता था, जो हमारा सिलेबस होता था, ठीक है, सीबीएसई का अलग सिलेबस,
इस बोर्ड्स का अलग सिलेबस, ठीक है ना। अभी कोई एक बॉडी ऐसी नहीं थी जो इनका सिलेबस डिसाइड करे, तो अभी डिसाइड कर दिया गया कि जो भी हमारा सिलेबस होगा अब वो सिर्फ एक बॉडी NCERT डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? NCERT। सो दैट क्या आ पाए, यूनिफॉर्मिटी आ पाए सिलेबस में हमारे, सब एक जैसा सिलेबस पढ़ेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक। इसमें एक और बहुत अच्छी बात की गई है। क्या अच्छी बात हुई है इसमें? सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अब जो हमारे 5th क्लास तक, जो हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन होता है 5th क्लास तक का, इसमें अब ये कर दिया गया है कि जो बच्चा जहाँ का है, जिस रीजन का है, उस रीजन की लैंग्वेज वो पढ़ेगा, उस रीजन की लैंग्वेज में पढ़ेगा, या फिर उसकी जो मदर टंग है, जो भी वो मदर टंग बोलता हो, इंग्लिश बोलता हो, हिंदी बोलता हो, संस्कृत बोलता हो, जो भी मदर टंग अपनी वो बोलता होगा, बांग्ला बोलता है, जो भी 5th तक उसको उसकी मदर टंग में टीचिंग करवाई जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्टेप है। बच्चे इससे क्या होंगे, अपनी जो मदर टंग है, जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है, उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी और उसका जानकारी भी उनको होगी। और क्या हुआ इसमें, और इसमें एक चीज़ ये भी हुआ है, अभी तक क्या होता था, अभी जो पुराना जो करिकुलम था हमारा, जो पुराना सिलेबस होता था, उनमें क्या होता था कि रियलिटी यही है कि प्रायोरिटी बेस, मतलब सबकी अलग अलग प्रायोरिटी होती थी। मतलब कैसे, जैसे यदि आप मैथ्स के हैं अलग प्रायोरिटी, साइंस के हैं अलग प्रायोरिटी, कॉमर्स के हैं अलग प्रायोरिटी, ठीक है, आर्ट के हैं अलग प्रायोरिटी, ह्यूमैनिटेरियन के हैं अलग प्रायोरिटी। तो अब ये सब इनके जो बीच का डिफरेंस है ना, इसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। अब जितने भी स्ट्रीम्स हैं, मैथ्स हो, साइंस हो, आर्ट हो, कुछ भी हो, सबको इक्वल वेटेज मिलेगा, सबको इक्वल वेटेज मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा चेंज है कि ये सब बराबर, अब ऐसा नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन होगा, सभी इक्वल वैल्यू समझ के अब कोई भी सब्जेक्ट आराम से चूज़ कर सकते हैं। तो ये ख़त्म कर दिया गया, ये बहुत अच्छा किया गया है। अब क्लास 6 के बाद ही, जो क्लास 6 है ना, क्लास 6 के बाद ही अब आपका इंटर्नशिप करवाया जाए, शुरू कर दिया जाएगा। मतलब आप क्लास 6 के बाद ही इंटर्नशिप शुरू कर देंगे अब। तो ये भी एक अच्छा स्टेप लिया गया है। मतलब इससे क्या होगा, एक डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, आप चीज़ों को समझेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ हुई है। एक जो मेजर चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, पहले जो पैटर्न हम लोग फॉलो करते थे वो हम फॉलो करते थे 10+2 का पैटर्न। क्या था पहले, इसको समझते। 10+2 पैटर्न क्या था, जो क्लास 1 से लेके क्लास 1 से लेके 10 तक की क्लास है, ये किस एज ग्रुप में आते थे, 6 से लेके 16 एज ग्रुप तक, ठीक है, यानी ये 10 होता था, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या होता था हमारा 11th और 12th, इसमें 16 to 18 एज ग्रुप के आते थे, ठीक है, ये 2 होता था। मतलब 10+2 ये पैटर्न हम फॉलो करते थे पहले। अब जो नया पैटर्न फॉलो किया जाएगा वो फॉलो किया जाएगा 5+3+3+4। क्या ये पैटर्न, ये पैटर्न है, अब हमारा 5 साल का फाउंडेशन कोर्स होगा। क्या होगा, 5 साल का फाउंडेशन कोर्स होगा, 3 साल का प्रिपरेटरी कोर्स होगा, ठीक, 3 साल का हमारा मिडिल कोर्स होगा, और जो लास्ट 4 साल का हमारा क्या होगा, सेकेंडरी एजुकेशन होगा। तो ये हमारा नया सिस्टम आया है, ठीक है। जो पहले 10+2 था इसको कन्वर्ट करके इस पे कर दिया गया है, मतलब 5+3+3+4 सिस्टम पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इससे बच्चों को क्या होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक अच्छा कदम ये भी लिया गया है। पहले क्या होता था, सपोज करिए आपकी थिंकिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, ठीक, और एक बच्चा है जो रट बहुत अच्छा लेता है, तो रटने वाला बच्चा काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर लेता था, ठीक है। मतलब रटने को प्रायोरिटी दी जाती थी, मतलब आप जितना रट पाएँ उतने अच्छे मार्क्स ओ। अब ये सब चीज़ों को बैलेंस कर दिया गया है, मतलब अब स्किल और थिंकिंग बेस पे भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, आप चीज़ों को कितना समझ पाते हैं, कितना उसको गेन कर पाते हैं, कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, अब इस चीज़ पे भी बात की जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, मतलब आप कितना सोच पा रहे हैं, इस पर भी क्वेश्चन होंगे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और क्या होता था, बोर्ड का डायल्यूशन कर दिया गया है, अब साल में 2 बार एग्ज़ाम हुआ करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है। और स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन होंगे, स्किल्ड बेस पे ही आपको जज किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आप रट के चीज़ों को पास कर लें। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो होनी चाहिए। तो ये कुछ चेंजेस थे जो हमारे स्कूल लेवल पे हुए हैं। ना हायर लेवल पे, यानी हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक होता था कि सपोज़ करिए आपको कोई BA करना है, BSc करना है, जो भी आप जिसमें भी कुछ करना चाहते हैं, तो सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता था, सबको अलग अलग एग्ज़ाम दे के पास होके अपनी स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब एक कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। यानी आप एक एग्ज़ाम देंगे और फिर आप जिस स्ट्रीम में भी जाना चाहते हो, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, आप वहाँ पर इंट्रेंस ले सकते हैं। मतलब अब एक कॉमन एग्ज़ाम इंट्रेंस होगा, कॉमन इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका।
तो ये भी एक अच्छी बात हो गई है। इससे क्या होगा, काफ़ी जो हार्डल्स होती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, सब अपना अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, साल भर एग्ज़ाम चलते रहते हैं, ठीक है। तब वो क्या होगा, एक सिस्टमेटिक एक बार होगा और एक बार के बेसिस पे, जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम होता है ना। पहले क्या होता था, IIT का अलग एग्ज़ाम होता था, AIEEE का अलग एग्ज़ाम होता था, ठीक है। अब क्या होता है, नीट के ही स्कोर बेस पे आपको अलग अलग चीज़ें अलॉट कर दी जाती हैं। सेम यहाँ पे भी अब होगा, एक एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए और नंबर के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज़ अलॉट कर दी जाएंगी, कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे। आप कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए एक नई चीज़ भी आई है। क्या आई है इसमें, मल्टीपल एंट्रेंस एंड एग्जिट प्रोग्राम। क्या इसमें, मल्टीपल एंट्रेंस एंड एग्जिट प्रोग्राम। क्या इसमें, अभी तक क्या होता था, सपोज करिए आप इंजीनियरिंग एग्जाम्पल लें, इंजीनियरिंग की जो डिग्री होती है वो 4 साल की होती है। क्या होती है, 4 साल की। और यदि आपने सपोज करिए कि आपने सोच 3 साल बाद कोई आपको प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम है और आपने क्या हुआ, कॉलेज छोड़ दिया, तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब इस चीज़ को हटा दिया गया है। कैसे हटा दिया गया, सपोज करिए आप यदि 1 साल बाद यदि कोई प्रॉब्लम की वजह से डिग्री छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने 1 साल तक कुछ सीखा है, ठीक है। तो आपका मतलब क्या है कि 1 साल जो आपने किया है वो बर्बाद नहीं होगा। सपोज करिए आपने 2 साल में छोड़ दिया, ठीक है, 2 साल में छोड़ दिया, तो आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। और यदि आपने तीसरे चौथे साल में छोड़ा है तो आपको डिग्री दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ किया गया है। क्यों किया गया, ये उन स्टूडेंट को हेल्प हो जाएगी जो क्या करते थे, किसी कारणवश किसी प्रॉब्लम से, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम हो, अपने एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी जितना भी उन्होंने पढ़ा है वो उनका नहीं जाएगा साल, ठीक है, और उसके बेसिस पे उनको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री मिल जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छे स्टेप है, जो वेलकम स्टेप है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसी में एक चीज़ और की गई है, ये इंस्टीट्यूशंस के लिए है। इसमें क्या होता था, अभी तक क्या होता था, कोई कॉलेज 15 साल के बाद उसको ऑटोनॉमी मिलती थी, ठीक है। क्या होता था, 15 साल का एक कैप था, जो आप पूरा करेंगे तब आपको ऑटोनॉमी मिलती थी। अब कंडीशन और भी हो सकती है, लेकिन जो मतलब टाइम लिमिट कंडीशन था वो था 15 साल। लेकिन अब इस चीज़ को भी हटा दिया गया है। अब इसमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो, क्या होगा, वो अलग बात है, हम उसमें नहीं जाएंगे। और जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, वो क्या हुआ है, अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि अब हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस करना चाहती है, ठीक है। और जो बहुत अच्छी चीज़ है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं, ठीक, और इस पर फोकस करना काफ़ी अच्छा है। क्यों, क्योंकि आज की जनरेशन जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, साइंस का ही जनरेशन है, ठीक है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे देश में एकदम नेग्लिजिबल के बराबर होती है चीज़ें, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है और इस पर फोकस दिया जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करें, आपको ताकि जानकारी मिलती रहे कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। अब देखिए, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, बहुत सारा डिटेल्ड है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। एक ही न्यूज़ थी, जो न्यूज़ इन ट्रांजिशन थी, तो मैंने सोचा कि आपको कन्वे किया जाए, आप भी जान पाएँ कि कैसी न्यूज़ है ये, क्या इसके मतलब हैं, ठीक है ना, हमारे चीज़ों में क्या बदल जाएगा अब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। तो इसका जो ड्राफ्ट है, मतलब PDF यदि आप चाहते हैं कि और डिटेल में पढ़ें, समझें क्या है चीज़ें न्यूज़ के, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, गवर्नमेंट की लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। बाकी बेसिक बातें थी जो मैंने आपसे बात करी, ठीक है। तो कम से कम आप बेसिक चीज़ें तो जानिए क्या क्या इसमें बदलाव आएंगी अब, ठीक है। तो आपको सब अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी जो भी है देखते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक। और कुछ भी कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप आते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।